हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग जो हमारी एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक है उसका 6th चैप्टर त्रिभुज, जिसकी एक एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज जो 6.2 है वो एक हमारी आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं जिसे, या आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उस पे आधारित है। ये थ्योरम ज्योमेट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को थेल्स ने दिया था, इसलिए हम इसे थेल्स की थ्योरम भी कहते हैं। सबसे पहले हम उस थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम का अध्ययन करेंगे। देखिए क्या है, जैसा हमने इसमें लिखा है कि आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, या इसे कहा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको बीपीटी बोलेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। है क्या ये थ्योरम? देखिए इसमें लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, देखो मैं यहाँ से बताता जा रहा हूँ। इसमें क्या है ये कि अगर किसी एक आपका त्रिभुज है, ठीक है, सपोज करिए द ट्रायंगल इज ए बी एंड सी। बोला है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर किसी, ये आपकी एक भुजा बी सी है, इसके समांतर हमने एक अन्य भुजा एक खींच ली, सपोज करिए डी। फिर देखो, समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये अन्य दो भुजाएं, तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं, मतलब ये एक भुजा के समांतर खींच ली, अन्य जो दो भुजाएं हैं, ये कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। क्या मतलब है इसका, अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी देखिए हम 9th क्लास में भी देखे थे कि जब भी कोई थ्योरम को हम लिखते हैं तो थ्योरम का सबसे मेन जो रूल होता है, सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद हम उसे पढ़ने के बाद लिखते हैं कि दिया है। ठीक है, इसमें दिया क्या है, ज्ञात है। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ज्ञात है। देखिए क्या ज्ञात है हमें, सबसे पहले ज्ञात है। क्या ज्ञात है? एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC जिसमें ये जो है ना आपका DE समांतर है BC के। ठीक है, एक त्रिभुज ABC जिसमें DE समांतर BC है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें हमसे पूछा है सबसे पहले ज्ञात है या गिवन है। उसके बाद क्या होता है, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसे कहते हैं टू प्रूव। क्या सिद्ध क्या करना है, तो देखिए इसमें सिद्ध क्या करना है, इसने क्या बोला उस चीज़ को देख लीजिए। इसने बोला इसमें सिद्ध करना है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अर्थात यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो है ना AD, ठीक है, अपॉन BD इक्वल टू होता है AE अपॉन C। ठीक है ना, ये हमारे लिए इसमें सिद्ध करना है। जब किसी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए अगर हमें जो फिगर है वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें कुछ और बनाना पड़ता है, तो एक टर्म है इसका कंस्ट्रक्शन। क्या? कंस्ट्रक्शन, या इसे हम कहते हैं रचना। उसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, अर्थात तो उसकी कुछ रचना भी करनी होगी। रचना इसमें क्या करनी है उसके लिए आप लोग समझ लीजिए, यही इसका मेन है। अगर ये चीज़ हम समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए रचना में क्या है, सबसे पहले तो इन बिंदुओं से, जैसे D से हमने इसके ऊपर एक लंब खींच देंगे, ठीक है, और एक इससे लंब खींच देंगे। ये हमारे क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, मीन्स लंब है, इस पर लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, सपोज करिए ये पॉइंट आपका M हो गया और ये पॉइंट हो गया N।
क्यों हमने ये बनाया अभी आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपके पॉइंट्स हैं इन्हें भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमने बी और डी सी को ज्वाइन किया। ये तो हमारी होगी रचना। करना क्या, इसे हमें लिखना है। क्या लिखना है, रचना में हमने क्या लिखा है, बिंदुओं ई व डी से सम्मुख भुजाओं पर लंब ईएम व डीएन खींचे। ठीक है, एक तो हमने ये किया, तथा बिंदुओं तथा सीधे लिख देता हूं मैं, बी व सी डी को मिलाया। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखिएगा। इतना समझ में आया होगा आई थिंक। उसके बाद होता है इसका उपपत्ति। क्या है, उपपत्ति या हम इसको प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ है क्या, सेकंड आपका सबसे फाइनल लाइन ये होती है। देखो, इसका प्रूफ में क्या है, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल है तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है हाफ बेस इंटू हाइट। सॉरी, इसको हम लिखते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा, इसको हम कहते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। थोड़ा कहीं इंग्लिश में हो जाता है। चलिए, अब इस तरह से ये जो हम अपना त्रिभुज देख रहे हैं, देखिए ये, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से एक लाइन बाई लाइन समझिएगा। ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का, ये देखिए, इस त्रिभुज की ऊंचाई है क्या, EM, और ये भी ऊंचाई है क्या, DN। अगर हम इसका आधार AD लेंगे तो ऊंचाई इसकी EM होगी, और अगर हम आधार AE लेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DN हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम पहले इसका निकालते हैं। देखिए, जो एरिया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम एरिया कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, एरिया। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, एरिया, क्या लिखा है ये, AR मतलब एरिया, इसे क्षेत्रफल कहते हैं। किसका एरिया, ट्रायंगल, ये वाला ऊपर देखता हूँ, ADE, एरिया ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा, अभी हमने सूत्र बताया, हाफ बेस। अब बेस हमने इसका ये ले लिया क्या, AD, हाफ बेस क्या है, AD, इनटू करिस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, संगत ऊंचाई। तो जब हमने बेस AD लिया है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, EM। ठीक है, इनटू EM। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं। बेटा ये समझ में आया। ठीक है, अब क्या करें, यही देखिए, हम एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज BED, एरिया त्रिभुज BED। एरिया त्रिभुज BED क्या होगा, ये भी वही हाफ बेस, हम इसका बेस लेते हैं बेटा BD। क्या लिया हमने इसका, BD इनटू हाइट। अब इसका हाइट देखो, हाइट क्या है, ये त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज है। देखिए, ये जरूर, जैसे सपोज यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, खाली समझने के लिए है कि अगर ये कोई त्रिभुज आपका इस टाइप का है,
तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट ये होगी बेटा, ठीक है, ये क्या है, इसका हाइट है। तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है आपका BED, इसका हाइट ये है क्या, EM, अर्थात दोनों ट्रायंगल्स की जो हाइट है दैट इज इक्वल। तो ये भी क्या हो गया आपका, EM हो गया, इक्वेशन 2। सही है। अब हम क्या करें, समीकरण इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, हमने क्या किया है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करना है। तो समीकरण 1 में क्या था आपका, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BED इक्वल टू हाफ, मतलब इसका ये साइड हो जाएगी AD इंटू EM अपॉन हाफ BD इंटू EM। अब देखो यहाँ क्या होगा, हाफ से तो हाफ कैंसिल और EM से EM कटेगा, तो ये आ गया आपका एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BED बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू AD अपॉन BD। इक्वेशन इसको मैं A डाल देता हूँ, ठीक है, क्या डाल दिया, इक्वेशन A। यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रायंगल भी आपको भाई देखना है, और इधर हमारा थोड़ा जगह भी इसमें कम हो रही है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा, चलो ट्रायंगल देखिए थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, 1-2 लाइन आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एरिया ट्रायंगल, वही पुनः दूसरा वाला, मतलब जो हमने यहाँ लिखा है ना एरिया ट्रायंगल ADE, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो पुनः एक बार दोबारा वही ट्रायंगल निकालता हूँ, पुनः एरिया ट्रायंगल ADE क्यों लिखा है इसका, देखिए स्पेशली ये जो फॉर्मूला होता है ना ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हाइट जो है वो करस्पॉन्डिंग हाइट होती है। कैसी हाइट होती है, करस्पॉन्डिंग हाइट होती है। करस्पॉन्डिंग मीन्स संगत ऊंचाई होती है। संगत ऊंचाई क्या होता है, जैसे अगर हमने ये वाली इसका आधार लिया तो ऊंचाई ये हो गई, अगर हम ये आधार ले लेते तो इसका परपेंडिकुलर डालते ना, ये इसका करस्पॉन्डिंग हाइट होता। बट हम तो यहाँ ये वाला ले रहे हैं ना, हम जैसे ही बेस इसका चेंज करेंगे इसकी हाइट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे इसका जो एरिया होगा दैट इज हाफ, पहले हमने बेस लिया था देखिए AD, क्या लिया AD, अब हम क्या लेंगे इसका AE, क्या लेंगे AE, तो हाफ इंटू AE इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, अब जब ये ले लिया तो हाइट क्या हो जाएगी DN, राइट, ओके, दैट इज इक्वेशन 2, सॉरी 2 तो हो गया आपका, इक्वेशन 3, ठीक है। अब जब हमने ये वाला एक बार ट्रायंगल ये वाला लिया था, ये बेस लिया था, तो इसके आगे वाला ट्रायंगल हमने लिया था, मतलब BED लिया। अब हम क्या लेंगे, CED लेंगे, ठीक है ना। तो फिर लिखिएगा एरिया ट्रायंगल CED या CD कह सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा, देखिए हाफ वही रहेगा, बेस इसका EC है, ठीक है ना, या CE इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट इसकी भी वही रहेगी आपका DN, क्या हो गया DN। क्या करें इसको, दैट इज इक्वेशन 4, इक्वेशन कितनी हो गई है आपकी 4, ठीक। अब क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, समीकरण 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल CED, ठीक है, इक्वल टू, वैल्यूज इनकी पुट कर देता हूँ, हाफ इंटू AE इंटू DN अपॉन हाफ इंटू CE
इंटू डी एन। इसमें भी बिल्कुल सेम वे, हाफ से हाफ कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, एंड यू गेट एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल सी ई डी, ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू आएगा आपका ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, आगे सपोज इससे मैं डाल देता हूँ इक्वेशन 5। अब एक और थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, ये ट्रायंगल भी आपको देखना, मैं यहीं इसको थोड़ी सी जगह में बता देता हूँ, इसे सही से आप लोग नोट कर लेना। होता क्या है देखिए, जैसे हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि समान आधार और समान रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, अभी मैं इसको, चलिए देखते हैं इसे क्या है। यहाँ पे ये जो हमारा त्रिभुज था, ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे हमारे ये दो त्रिभुज हैं। त्रिभुज एक सी ई डी है ना, और एक ये त्रिभुज सी ई डी, त्रिभुज सी ई डी और त्रिभुज बी ई डी। ये दो त्रिभुज जो हैं, ये दोनों पे आधार क्या है आपका, कॉमन है डी ई। ठीक है, और दोनों ही एक ही समांतर रेखाओं डी और बी सी के बीच बने हैं। इसी बात को हमने छोटे से यहाँ लिखा है कि आपको फिगर भी दिखता रहे। क्या लिखा है यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज बी ई डी व त्रिभुज सी ई डी समान आधार डी, दोनों में आधार समान है, व समान समांतर रेखाओं डी व बी सी के बीच बने हैं। अगर कोई दो त्रिभुज समान रेखाओं के, इस टाइप से 9th क्लास में हमने पढ़ा था, ये दो समान रेखाएं हैं, इस पे अगर हम ये दो त्रिभुज कैसे ही बना लें तो इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो वही कंडीशन यहाँ लगाया, अर्थात इस त्रिभुज बी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज बी सी डी और बी सी ई, बी सी डी और बी सी ई, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो वही हमने यहाँ देखिए लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है ये, कि इसलिए त्रिभुज एरिया त्रिभुज सी ई डी बराबर किसके होगा, इसके त्रिभुज बी डी के। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। जब इसको समीकरण 5 में, समीकरण ये 5 है, समीकरण 5 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 5 क्या था आपका, ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए समीकरण है। बस इसीलिए अगले पेज पे पहुंचते हैं कि यहाँ पे सबका यूज था। एरिया त्रिभुज ए डी, एरिया त्रिभुज ए डी ई अपॉन, इधर क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज, देखिए ये जो सी ई डी है ना, और यहाँ हमने क्या लिखा है कि एरिया त्रिभुज ए भी आपका सी ई डी है, तो ये सी ई डी किसके बराबर, एरिया त्रिभुज बी ई डी। तो यहाँ हो जाएगा एरिया त्रिभुज बी ई डी, राइट। ये बराबर किसके होगा, यहाँ पे यही रहेगा आपका ए ई अपॉन सी ई, और ये है आपका इक्वेशन कितना, बी, इसे नाम दिया बी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ समीकरण आपको ए भी दिख रहा है, ये रहा आपका समीकरण ए और ये रहा आपका समीकरण बी। अब हम क्या करें, समीकरण देखिए इन दोनों का आपको जो लेफ्ट साइड है, एरिया ए डी अपॉन एरिया बी ई डी, ए ई डी अपॉन बी ई डी, और यहाँ पे भी क्या है, एरिया ए ई डी अपॉन बी ई डी। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, मीन्स इनकी राइट साइड इक्वल होना चाहिए ना। तो वही लिखेंगे समीकरण 1 ए व बी से, समीकरण ए व बी से, समीकरण ए व बी से क्या हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल कर दीजिए, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल टू हो जाएगा, ए ई अपॉन सी, ए ई अपॉन सी। ये आपका बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे लगभग पूरे ट्रायंगल में ये थ्योरम आपको कई जगह क्या करना है, यूज़ करने को मिल जाएगी। ठीक है, इस थ्योरम को हम केवल ऐसे ही नहीं लिखते हैं, इसका एक तरीका और भी है।
देखिए क्या तरीका है वो। अब मैं इस थ्योरम को आपको यहीं लिख दे रहा हूँ। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी या सी ई। हम इसे ऐसे ना कह के, ये खाली आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ, इसे आप चाहो तो नोट नहीं करना, और पूरी थ्योरम आपको 1-2 बार लिख लिख के देखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट थ्योरम है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने अभी थ्योरम लिखा था, जो आपका जो थ्योरम यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन, ये है ना ए डी, यहाँ हमने करस्पॉन्डिंग साइड बी डी लिया। अब हम ले सकते हैं ए डी अपॉन ए बी, पूरा ए डी अपॉन ए बी बराबर क्या, जब हमने इधर से ए डी अपॉन ए बी लिया है तो इधर से हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए ई अपॉन ए सी। क्लियर। और ज़रूरी नहीं है कि हम यही साइड लें, हम इनमें किसी भी साइड के इक्वल टू ये साइड भी ले सकते हैं। अर्थात अगर हम लिखते कि ए ई अपॉन ए सी, तो इधर की एक करस्पॉन्डिंग साइड ले लें हम डी, ठीक है, अपॉन बी सी। कभी भी तीनों नहीं लेनी होती, ये आपस में इक्वल कर सकते, मतलब सिर्फ इतना, ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, ये भी थ्योरम हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम बीच वाले को हाइड कर लेते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी जो बीपीटी थ्योरम है कई टाइप से लिखी जाती है, उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक और है, ये जो हमारा थ्योरम है ना, एनसीईआरटी में इस थ्योरम को नाम दिया है उसने 6.1, ठीक है। कौन सी थ्योरम है ये, थ्योरम 6.1। एक और दिया है दैट इज 6.2। 6.2 क्या है, वो इसकी जस्ट अपोजिट है, उसे हम यहाँ पे समझा देते हैं, उसको आपका प्रूफ उसका आपको नहीं करना है। थ्योरम क्या है वो देखिए, कि अगर कोई एक त्रिभुज है और एक ऐसी रेखा खींची गई है जिसमें ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी। सिंपल सी बात है, अगर ये रेखा पैरेलल है तो ये जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। इसके अपोजिट अगर ये भुजाएं समानुपाती हैं तो ये रेखा कैसी होगी, समांतर होगी, ठीक है। ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्यों बहुत टाइम हो गया है, लंबा वीडियो बन गया थोड़ा। अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।